नमस्कार साथियों, गेसु संवाद के 79th हमारे आज के सेशन में सभी गेसुआइट साथियों का हार्दिक अभिनंदन। अब आपके स्वजन, आपके परिवारजनों का भी हार्दिक अभिनंदन। हम ये सत्र हम शुरू करें उसके पहले चैत्र विक्रम संवत 2080 का भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भी हम 2023 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने ले जा रही हूं, उसके लिए मुझे बहुत बुलंद आवाज और बहुत साहस की मुझे भी जरूरत है। मैं आपको मिला रही हूं एक ऐसी शख्सियत, हमारी ऐसी गेसुआइट लाडली जो फौलादी इरादे रखती है, साहसिक व्यक्तित्व है और कोमल हृदयी है और मृदुभाषी है। इस मल्टीपल टैलेंटेड शख्सियत को हम आज हमारे इस गेसु संवाद 79 में स्वागत करते हैं। आइए विंग कमांडर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की 2009 की पास आउट मीनाक्षी श्रीवास्तव, स्वागत है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। इतना तो मुझे भी नहीं रियलाइज हुआ कि आपने जितने एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज किए इतने सूट भी करते हैं कि नहीं। होना चाहिए ढंटर ढंटर ढन, हाजिर श्रीमान। Thank you so much. I'm honored to be part of this GESU meet. I have not expected it to come so soon, but compliments to the organizer, Agya ma'am, Sanjay sir, Puneet sir, Ajay sir, who all have included me in this. You deserve definitely. Thank you so much. आप ऐसे डिजर्व करते हो कि हम गेसुआइट्स भी प्राउड करते हैं। देखो, आपके फौलादी इरादे, आपको बहुत कम उम्र में बहुत आप उच्च पद पर कार्यरत हो और आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, जैसा हम सब जानते हैं। सबकी तरफ से तो आपको मैं सैल्यूट करती हूँ पहले कि आप हमारी देश की सेवा कर रही हैं। और साथियों, ये इंडियन एयरफोर्स में है और विंग कमांडर हैं, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। मीनाक्षी की, आप देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे साथियों को बताएं कि किस तरह का आपको जॉब होता है, नेचर ऑफ जॉब आपका किस किस तरीके का होता है, थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं मैम? मैं मतलब प्रेजेंट से की जगह मैं स्टार्टिंग से आई लाइक टू टच अपॉन ये, मतलब इट सीम्स अ वेरी ड्रीमी जॉब। आई टू हैव ड्रीम्ड ऑफ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए एस्पायर किया था शुरुआत से कि I'll share on the experience। आपसे तो डिस्कस किया ही था, बट this took me by my perseverance and by determination। Initially तो टफ था, मतलब टफ तो अभी भी होता है, एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं। Initially it was difficult to cope up। Timing can vary from 8 hours to 24/7। अच्छा। मतलब एक कुछ टाइम ऐसे भी थे जब मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी। अपने बच्चे के लिए ऐसे बोल रही हूँ कि एट टाइम्स सुबह हमें 4 बजे जाना होता था और अगर नाइट है तो नाइट भी कंटिन्यू करना होता था। कभी कभी सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा होता था ऑफिस में कि एवरीथिंग यूज्ड टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड प्रेजेंटली मैं दिल्ली में हूँ एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ मीनाक्षी कि अभी आप जैसे आप लिख रहे हैं विंग कमांडर डेजिग्नेशन है, ये हमें शुरुआत से तो अचीव नहीं होता। तो जब आप अभी आपके एक विंग कमांडर की जो कैपेसिटी में आप किस किस तरह की वैरायटी के प्रोफेशंस अभी हैंडल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं पहले चर्चा करूंगी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करें कि आप अभी क्योंकि आपके प्रोफाइल में है लाइक आप डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं आपके नेचर ऑफ वर्क जो होता है, तो वो थोड़ा सा बताएं क्योंकि हम लोग अनजान हैं उस बारे में। नहीं मैम, अभी प्रेजेंटली मैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स एंड रिपेयर हैंडल कर रही हूँ। इसमें न्यू प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। अच्छा, तो ये दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यू बिलोंग टू, आप क्राफ्ट प्रोडक्शन में हैं और ये सब देख रहे हैं क्योंकि आपकी ब्रांच ये है। जी हाँ जी, मेरी ब्रांच, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैच के पास आउट 2009।
So because of my background as electronics engineer, मुझे electronics related, although not completely electronics, it is mixed embedded technology related projects भी handle करने पड़ते हैं. And इसके पहले मैंने operations में कुछ टाइम काम किया था, कुछ टाइम ट्रेनिंग में, and कुछ टाइम मैंने मेंटेनेंस इंजीनियर एज काम किया था. ओके. और इन्हीं के अलावा ऐसा कुछ आप सेना में है तो उस तरह का आपको नहीं क्राफ्ट यूज करना पड़ता है, या फ्लाइट पे आप रहते हैं ऐसा कुछ नहीं, भी होता है उसमें एक पार्ट? बिल्कुल यूज करना होता है मैम. हमेशा हमें ट्रेनिंग एज फिजिकल पार्ट दी जाती है, जो कि पार्ट एंड पार्सल होता है. एंड प्रैक्टिस होती है रेंज वगैरह की, फायरिंग की, एंड उसके लिए भी बार जाना पड़ता है. इन एडिशन टू दैट, यस मैम. जी, मेरा प्रश्न है कि ग्राउंड ड्यूटीज रहती हैं या आपको क्राफ्ट में भी रहना होता है या समथिंग ऐसा, इस तरह का कुछ ऑन एंड ऑफ? प्रेजेंटली तो मैं ग्राउंड ड्यूटीज में ही हूँ. इसके पहले जब ऑपरेशंस में थी, तब डायरेक्ट ऑपरेशंस में थी, तब जो आप पूछना चाह रहे हैं, दैट वाज कवर्ड इन दैट प्रोफाइल एज वेल. ओके. तो आपने आपकी जैसे 2009 में आप पास आउट हैं और आप तुरंत ही इस जॉब में आए थे, तो आपका एक्सपीरियंस मुझे लगता है जितने भी वर्ष का हुआ उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे अलग अलग समय के. तो पहले तो हम वो चैलेंजेस डिस्कस करेंगे. हमारी सारी गेसुआइट्स महिलाएं भी बैठी हुई हैं, क्योंकि सब ये महसूस करती हैं कि हम वर्किंग वुमेन है तो हमारे भी अपने प्रोफेशन के चैलेंजेस हैं. बट और दूसरे का देखो तब मालूम होता है कि ये छोटा है वो बड़ा है, समथिंग लाइक. उसको मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगी. लेकिन वो चैलेंजेस अभी मैं प्रोफेशनल फ्रंट के चैलेंजेस जानना चाहती हूँ मीनाक्षी, कि जॉब में आपको कैसे आते हैं. तो क्वेश्चन की क्या किस तरह के प्रोफेशनल लाइफ में आपके चैलेंजेस हैं. नंबर 2 कि बीइंग अ लेडी, हाउ डू यू फेस दैट चैलेंजेस, और या उनके भी कारण कोई चैलेंजेस हैं? मैम, प्रोफेशनल में हर जगह जो बायस मतलब फेस करना पड़ा है. नॉट कि सभी बायस्ड होते हैं. देयर आर मेनी पीपल, मेनी सीनियर्स जिन्होंने मुझे एक्सट्रीमली सपोर्ट किया है, नॉट कंसीडरिंग माय जेंडर प्रोफेशनली. बट बहुत सारे ऐसे सीनियर सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स होते हैं जो इस बायस के साथ चलते हैं कि अरे यार ये लड़की है, रहने दो, इससे काम नहीं होगा. आप भी महसूस करती हैं ये ये होता है. ये हमें मतलब हर महिला को प्रोफेशनल फ्रंट पे ये उनके ऑब्जर्वेशन है, हम नहीं पेश कर रहे हैं. हाँ, लेकिन ये उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं. या जैसे मैं आई वाज द फर्स्ट टेक्निकल ऑफिसर इन MiG-21 जो इंडक्ट हुई थी. तो बाय स्पेसिफिकली मैं MiG-21 अपग्रेड की मेंटेनेंस इंजीनियर और एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ. तो जब मैं फर्स्ट यूनिट में गई थी तो मेरे सीईओ ने बोला सबसे पहले कि मुझे नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट. बाकी काम तुझे जो सब कर रहे हैं वो करना होगा. एंड कोइंसिडेंटली उनकी वाइफ भी लेडी ऑफिसर थी, तो ही सेड कि बाकी तुझे अगर प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट हर. And I know we are facing lady officer for the first time, so you have to bear with us. We'll try कि हम decently behave करें, पर तुझे पता है कि environment जब stressful होता है तो ऐसा नहीं हो पाता. मैं सर I'm myself not expecting कि आप मुझे lady जैसा treat करें, आप मुझे किसी नॉर्मल ऑफिसर जैसा ट्रीट करें. आई जस्ट वांट दैट. बहुत अच्छा कि आपने एक्सप्रेस किया. ये पॉइंट है, यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहिए सामने वाले को कंफर्टेबल करने के लिए. आई थिंक कई बार इसको स्किप कर जाती हैं लेकिन, और आप एक्सप्रेसिव हैं, ये भी एक पॉजिटिव रहा. देन एंड ऑफ द टेन्योर या टर्म ही सेड कि बारिंग जो बीच में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जो गाली निकली होगी, मैंने तुझे कभी डिफरेंशिएट नहीं किया. एंड आई एम रिफ्लेक्टिंग इन दैट इन योर वर्क रिकॉर्ड शीट. so I hope you don't mind. मैं सर बोले कि I have not seen male officers working like that in
in my entire tenure. He quoted few examples and he was like कि we were blessed to have you. That was the first time. But on the other hand, जो subordinates जो rural areas से हमारे साथ जो workers और co-workers होते थे, they were like, मैम आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, ये ना अच्छा नहीं होता. तो आप क्यों इतना काम करते हैं, आप चाहिए बट एक बात बैठिए. अभी यहाँ पर मुझे एक बात लगती है कि जैसा सब लोग आपके कोलिग्स बोल रहे थे कि पहली बार कोई वुमेन आई है, कोई पहली बार वुमेन आई है, इसका मतलब उसके पहले वहां पोस्टिंग नहीं रही होगी ऐसे. तो ऐसी क्या खास बात थी, ऐसा क्या चीज थी जहां पर पहले वो लेडी का नहीं करते थे अपॉइंटमेंट और आप फील कर रहे थे आपने कुछ डिफरेंट पाया वहां? मैम जब जो ट्रेनिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर. हाँ मैम, एक्चुअली इसके पहले एयरक्राफ्ट में बहुत ही कम लेडी ऑफिसर्स गए थे because of the nature of job which is very tiring and very exhaustive. So one not in different streams थे, मतलब जैसे कि हमारी स्ट्रीम में वैसे और पैरेलल स्ट्रीम्स में कुछ लेडी ऑफिसर्स थे, बट पर्टिकुलरली मेरी स्ट्रीम दैट इज MiG-21 बाइसन में नहीं थे. तो जब ट्रेनिंग के टाइम पे हमसे पूछा जाता है, मतलब मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली जस्ट टू शेयर विद एवरीवन, इनिशियली पहले ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है एयरफोर्स की, ये सभी को पता है, ये गूगल में भी अवेलेबल है. एंड उसके बाद ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है एज पर जो भी आप ब्रांच चूज करते हैं. आप अगर टेक्निकल में जाते हैं तो अलग होती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो अलग होती है, फ्लाइंग में जाते हैं तो अलग होती है. तो उस अकॉर्डिंग इनिशियल 6 months के बाद जब हमें अपना स्पेसिफिक ट्रेड क्राफ्ट में जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो हमसे ये पूछा गया कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है. एंड आई स्पेसिफिकली ऑप्टेड इन ऑल माय 3 ऑप्शंस एज MiG-21, मतलब एयरक्राफ्ट फाइटर, एयरक्राफ्ट फाइटर, एयरक्राफ्ट फाइटर रहेगा. ड्रीम्ड ऑफ. So my instructor was like कि why are you willing to spoil your or ruin your life? मैं बोला sir I think that will define my life because मुझे, मतलब हम 6 या 7 आई रिमेम्बर, हमारा नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, रात में रोल कॉल होती है, रोल कॉल के बाद हमें बुला के अलग से पूछा गया 6-7 हमारे कलीग्स को, जिन्होंने डाला था कि क्यों फाइटर ही क्यों, मतलब व्हाई कांट द अदर ग्राउंड सिस्टम जो जिसमें कि कंफर्टेबली आप रह सकते हो. तो वी वर लाइक, क्या हो गया, हमने क्या किया है. अब ट्रेनिंग में तो लगता है कि भाई अभी फिर से किसी चीज के लिए रगड़ा मिलने वाला है. ट्रेनिंग भी टफ होती है ऐसा? नाम ट्रेनिंग तो सुपर टफ होती है, सुपर टफ होती है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिटरमिनेशन टू गो थ्रू इट. एंड सबसे बड़ी बात, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो. वो चीज जो आप अपने आप से आप महसूस कर रहे होते हो, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि घुसे है ना अभी, तो ये सब सोचकर घुसे थे अंदर, जो परिकल्पना में ही नहीं था. जी. एंड फोन वगैरह, एक्चुअली फोन वगैरह वहां पर अलाउड नहीं होते हैं, तो हाँ मोबाइल फोन्स आर totally banned during the complete training session. It is only letters. हम letters लिखते थे. My parents and my family members have collected those letters. Even मेरे पास भी वो मेरा treasury में अभी भी रखा हुआ है, जो मेरे घर से लेटर आते थे. Beautiful. तो आपको कुछ ऐसे challenges आए जब आपकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद आपने सीखते हुए वहीं किया? लाइक आप बहुत हार्ड वर्किंग है, जो आपके सारी बातों से मुझे जानकारी मिली. तो ये हार्ड वर्किंग तो आपने नेचर वहां प्रूव करने के लिए रखा ही होगा, मगर फिर भी कुछ ऐसे चैलेंज आ जाते हैं जहां आपका एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी शो होती है. कभी आपने ऐसा महसूस किया या आपको इस तरह का कुछ क्रेडिट मिला? ऐसे मैम 2-3 इंस्टेंसेस हुए थे, मतलब ड्यू टू द नेचर, मैं नाम नहीं कोट करूंगी, बट आई विल कोट द इंस्टेंस. while working on the aircraft, जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है, अब इसमें ऑब्वियसली फाइटर पायलट होते हैं एंड मोस्टली ये वन सिंगल या डबल कॉकपिट या डुअल कॉकपिट एयरक्राफ्ट होते हैं. तो जब हम उनके रेक्टिफिकेशन, उनकी अवेलेबिलिटी, वो सब हम हैंडल करते हैं. तो एक ऐसा इंस्टेंस था कि हमारे एयरक्राफ्ट में आफ्टर फ्लाइंग के बाद जब आके पार्क हुआ तो उसमें कुछ आवाज आई अलग सी. एंड ऐसे मतलब डिपेंडिंग ऑन दी टाइप और डे और टास्किंग, वो अलग अलग होता है. तो एक दिन ऐसे कुछ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट थे, बट एक में स्पेसिफिकली अलग से आई आवाज, वो हमें मॉनिटर करना होता है. तो
जैसी आवाज आई उसके बाद पीछे कुछ अलग सा डिफरेंट सा सिनारियो दिखा, तो यार ये तो कुछ गड़बड़ है, लेट्स एक्टिवेट। तो हमारी जो टीम वहां पर अवेलेबल थी, हम पहुंचे। सबसे पहले तो पायलट को रेस्क्यू किया वहां से, एंड देन देखा कि उसमें कंटिन्यू आग बढ़ती जा रही है, आग रुक नहीं रही है। ओ, आग लगी थी बिकॉज ऑफ सम माल फंक्शन। सो ओके। अब उसको हमें कंट्रोल करना था, हमारा प्रायोरिटी टास्क ये था। अब उसमें हमारा एक बंदा बैठा जो कॉकपिट के पायलट को बाहर निकाल के जलती आग में बैठा है या नहीं वो? हाँ सेव करके okay. नहीं कॉकपिट में बैठा, एंड ही वाज लाइक उसको हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे एज सुपरवाइजर। मैं क्योंकि वहां पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर सुपरवाइजर अवेलेबल थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये कमांड में, आपके कमांड में वो रिकवरी हो रही थी। हाँ, तो इट वाज सच अ ड्रेडफुल सिनेरियो कि पूरा एयरक्राफ्ट मोर देन 50% आग लग गई थी उसमें, and we were trying to stop that fire because of वो आग because of fuel, some malfunction of the aircraft system हो रहा था जिसमें फ्यूल लीक हो रहा था। एंड हमने करीब 4 जो अपने नॉर्मल हमने फायर टेंडर्स देखे हैं उसके थोड़े से एडवांस वर्जन अवेलेबल होते हैं हमारे पास यूनिट्स में। तो हमने 4 से 5 यूनिट्स ऑफ दैट फायर टेंडर्स हमने लगा दिए, बट वो आग कंट्रोल तब उसके बाद जाके हुई। जब आग कंट्रोल हुई तो एवरीवन वाज लाइक कि मतलब हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें बस ये दिख रहा था कि हमें उसे बचाना है, उस एयरक्राफ्ट को इसमें बहुत साहस की जरूरत चाहिए। और वैसे आप साहसिक हैं इसलिए उस स्थान पर पहुंची, लेकिन वहां पर भी आपको ऐसा साहस लगा जो आप दूसरों को आप कहीं पे सरेंडर कर रही हैं या नहीं बुझ रही है आग, जैसे आप बोल रहे हो ना 4-5, यानी आप अटेम्प्ट करते जा रहे होंगे उसको बंद करने के लिए। Exactly, so, and it took around 30 minutes, and उसके बाद वो जो जगह थी, हाँ वो जो जगह थी वो पूरी फोम पानी वगैरह सबसे कवर थी। हम लोग खुद कवर थे, हमें वो रियलाइज नहीं हुआ। वो हमें बाद में जब हमारे सीनियर आए बोले ये क्या हाल बना रखे तुम लोगों ने। ओके कुछ नहीं सर, बस ये बता भी, बाकी अब देखते हैं बाकी क्या कर रहे हैं। कौन से ईयर की बात होगी ये मैम? It happened in around 2016 or 17। ओके, मतलब आपका 5-6 साल का, आपके 4-5 साल की आपकी नौकरी हो गई थी। आप एक अनुभवी सुपरवाइजर के उसमें थे, मतलब नेचर में थे। तो from that point onwards it was like कि never look back, and कि हाँ ठीक है, देन सीनियर्स का भी कॉन्फिडेंस आप पे बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है, she can handle any type of situation। मैं वही पे आना चाह रही थी कि क्योंकि उस जगह पर साहस का जो लेवल होता है वो उस जगह कोई जेंडर नहीं मायने करता। वो साहस का लेवल आपको अपनी पूरी, जैसे आपकी बोल्डनेस है तो आपने पूरी ताकत से दिखाया होगा। एक होता है कि बस अब क्या करें, और एक होता है कि झोंक दो। तो आपको क्या कॉमन कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कैसे आपने मैं अंदर से कांप रही थी, जो उस समय कांप रही थी। मैं अभी भी बात करते समय आई एम लिटरली इन शिवर कि वो सिचुएशन याद करके कि ऐसा भी हो गया था। एंड लकीली आई विल से दैट मेरी वॉच में टचवुड मेरी वॉच पे ऐसा कुछ मिस हैपन नहीं हुआ है जो जिसका कि मुझे रिग्रेट हो। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरी वॉच पे आई कुड रिकवर व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस वर देयर। क्या स्ट्रेंथ आप महसूस करती हैं इन सब में? आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है, वही आपका आत्मविश्वास बनाती है संघर्षों को फेस करने के लिए, आपदा को फेस करने के लिए। इसको तो आपदा बोलेंगे। तो क्या शक्ति आपको, कैसे लेती हैं आप ये शक्ति? मैम पता नहीं, बस ये सिचुएशन सामने होती है कि सामने से वो दिख रहा होता है कि मुझे बस इस चीज को रिट्रीव करना है, इसको खराब नहीं होने देना है, क्योंकि ये मेरी चीज है, मेरी वॉच पे है, मेरी कंट्री से रिलेटेड है। एंड मैं इसी के लिए आई हूँ यहाँ पर। अदरवाइज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं मतलब कुछ इग्नोर भी कर सकते हैं जो लोग अपना सकते हैं। मतलब आप उस अगर आप सिचुएशन से एग्जिट करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप उस सिचुएशन में ना पड़ो, बट इफ यू आर देयर यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू बी, मतलब आपको उस पर उतरना पड़ेगा, तभी आप उससे पार पा पाओगे। बहुत बड़ी सेवा है ये निश्चित तौर पर।
और हमें आपके बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, सब आपको कुछ सैल्यूट बोल रहे हैं। यू आर ए स्टार मीनाक्षी, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस मीनाक्षी, कंग्रेचुलेशंस। और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं मीनाक्षी। सो यस, यू आर रॉकिंग। और आपको मैंने संबोधन ही दिया था कि आप हमारे गेसू की लाडली हैं, आप अपने घर में आई हैं, इसलिए आप जो जो सुनाना चाहती हैं आप बिल्कुल बेफिक्री से सुनाइए। यहाँ सब आपके लिए जुड़े हुए हैं और आगे भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक फ्रेंड्स की जो आपको स्ट्रेंथ और पावर चाहिए वो हमेशा रहेगी। इसके साथ आप किसको जो मैंने देखा कि आपके अंदर साहस के साथ साथ एक स्ट्रेंथ है जिस जो आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड बना रही है। तो आप क्या सोचते हो, सेल्फ मोटिवेशन जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कैसे हैं? मैम सेल्फ मोटिवेटेड, I'll give this credit to my mother, solely and solely my mother, because Okay. From the situation she has brought us siblings well is was very difficult. Yeah. द टाइम, मतलब जिस टाइम से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई, शी वॉज डिटर्मिन कि हमें बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है। मैंने आपसे जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, कटनी करके जगह, जो मेरे कोर्समेट, जैसे अभी सुमित ज्वाइन किया है, तो मेरे कुछ कोर्समेट इस चीज का मजाक उड़ाते थे। अभी आते हैं हम आपके दोस्तों के ऊपर भी आते हैं। तो कैसे आपने बताया आप कटनी से हैं, और कटनी एक बहुत ही छोटा शहर है। साथियों मैं आपको बता दूं कि हम लोग दोनों ही अजय पथिक सर के और लोकेंद्र जी के सौजन्य से जो गेसुआई डिविजन्स बने हुए हैं, ये दोनों वुमेन आपको जबलपुर डिवीजन से ही बात कर रही हैं। ये अलग बात है कि अभी यहाँ पर मीनाक्षी नहीं है, नहीं तो फिर मैं ना एक ही कमरे में हम लोग दोनों बैठकर बात करते हैं, पक्के से मैं ये अरेंज करती। बट तो जबलपुर डिवीजन में है और जबलपुर के पास में ही कटनी है। तो ये बताएं कि छोटे से कटनी शहर से आप आए और आपने कैसे चुना गेसू, और आप कैसे गेसू में गए? मैम मैंने आफ्टर 12th मैंने 1 साल माता गुजरी कॉलेज में एडमिशन लिया था, जबलपुर में। ओके, हाँ, दैट वाज बीएससी समथिंग, दैट वाज बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले मुझे ये था कि पहले मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू गो इन इंजीनियरिंग एंड ऑल स्टफ, क्योंकि सभी लोग उसी चीज के लिए जा रहे हैं, आई डोंट वांट टू रन बिहाइंड दैट। ये था कि कुछ डिफरेंट करना है, बट जब जाके देखा तो वहां पे कॉलेज की पढ़ाई तो अच्छी थी, बट हॉस्टल वगैरह वाज नॉट, मतलब आई वाज नॉट accustomed to that environment, but I found that जो स्टडी कैप्सूल था वो पूरा नहीं था, मतलब मुझे और भी चाहिए था। तो देन आई ड्रॉप, आई रिक्वेस्टेड माय पेरेंट्स, मेरे पापा को मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर फाइनली with help of one of my uncle who was also part of army, he could convince him. And आपने कहा आपने परिवार में देखा हुआ था आपके अंकल को, वो आर्मी में थे, यानी आप थोड़े से आर्मी के वातावरण से परिचित थी? नहीं मैम, वो बस ऐसा था कि मुझे पता था कि वो दूर के एक चाचा हैं जो हमारे रिलेशन में हैं, एंड ही वाज इन आर्मी, तो उनसे ज्यादा इंटरेक्शन उसके पहले नहीं हुआ था। एज God has sent him at that time, जब हमारा ये डिसीजन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि मैं बोला मुझे माता गुजरी में नहीं जाना, आपको जो जहाँ भी एडमिशन कराना करा दो, मैं इंजीनियरिंग निकाल लूंगी, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तभी मैं जाऊंगी। और आई वाज द लास्ट पर्सन टू जॉइन जीसी उज्जैन में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। एंड मैंने जब जो सोचा इसके पहले तो जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो ये कि जब जो सोचा तो उसमें घुसे और उसको पाया। पहली बात यही है कि आप जैसे ही घुसे तो आपने सोचा या बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि आपको कटनी से निकलना था। देन यू केम टू कि नहीं जम रहा है, अभी वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है जो करना है, तो देन यू डिसाइडेड टू कम इन इंजीनियरिंग। सो ग्रेट। इसलिए मैं सेल्फ मोटिवेटेड बोल रही हूँ आपको, तो वो क्लियर है कि जब जो सोचा वो उसमें आपने एनर्जी लगाई, गेसुआइट्स में आए। गेसुआइट आपके इस बीच में मैं जानना चाहूंगी कि हम गेसुआइट की जर्नी पर आते हैं, बट पहले आप जैसे आप इसमें गए, आपके इंडियन एयरफोर्स में गए, तो आपकी मैरिज उसके पहले हुई या बाद हुई, कैसा आपका था? मैम एक्चुअली आप अगर जब एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एज अनमैरिड ही ज्वाइन करना होता है,
अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आप मैरिड हो सकते हो. देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्यू ट्राइबल पीपल कि वो मैरिड हो सकते हैं, बट वो भी कंसिडरेशन पे होता है, डिपेंड करता है. बट फॉर ये एसएसबी में जब आप अप्लाई करते हैं तो एसएसबी में अप्लाई करते समय ही वो लोग ये चीज कंडीशंस बता देते हैं. यस मैम, अप्लाई करने के समय बता देते हैं. ये हमारे वो साथियों को, वो हमारे जूनियर साथियों के लिए मैसेज कि जो एसएसबी ट्राई कर रहे हैं या जो आर्मी या एयर फोर्स कहीं जाना चाहते हैं, तो वो ये देखें कि वो कंडीशंस पहले बता दी जाती हैं, उसके बाद आपको उस प्रिपरेशन के साथ जाना है. बिल्कुल, खासतौर पे गर्ल्स के लिए. या एंड इसमें जब हमें ज्वाइन करना होता है तो हम एज अनमैरिड ही ज्वाइन करते हैं. तो ट्रेनिंग के टाइम तो डिपेंड करता है, वेरी करता है, और एज पर ब्रांच फ्रॉम 1 year to 1.5 years और 2 years. देन उसके बाद वी हैव टू फाइनली जब हम अपनी स्ट्रीट में जाते हैं और यू अटेन एन एज ऑफ 25, दैट इज अनसेट रूल, बट आप अगर 25 ईयर्स के प्रेफरेबली बाद या अपने पास पोस्टिंग के आसपास कुछ ट्रेनिंग जैसे खत्म होती है उसके बाद शादी कर लेते हैं. पर मेरी शादी हुई है 2014 में, जब मेरी मतलब मेरा फर्स्ट टेन्योर अप्रोक्सीमेटली खत्म होने पे था. 4-5 साल का जो रहता है इनिशियली, वो 5 डेज के बाद किया था. तो यहाँ आपकी मैरिज और आपकी इस पूरी कठिन जर्नी, जिसको मैं कहूंगी, निश्चित तौर पर ये एक सामान्य सा प्रोफेशन तो नहीं है. तो आपने कैसे शादी की? आपने अब जैसे जो मुझे समझ आ रहा है, मनचाही आप जो सोचा वो करके दिखा रही है. तो आपकी मैरिज लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? किस तरीके से हमारे साथियों को बताएं, खासतौर पर वुमेन गर्ल्स जो अभी गेसवाइट गर्ल्स जो चाह रही है. नहीं मैम, मैं अपनी जूनियर जनरेशन को खराब नहीं करना चाहूंगी. मेरी लव मैरिज है. अरे खराब नहीं बोलिए, ये तो सही है, सही शादी चुनना. हाँ, खराब बात नहीं है. इनिशियली मैं नहीं चाहती थी शादी करना. आई वांटेड टू सर्व नेशन. मैंने मतलब फ्रॉम आई डोंट नो, जब से होश संभाले थे तब से मैं पेपर कटिंग्स ऑफ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी अपने साथ अपने बेड के नीचे ना काट के मम्मी से छुपा के रखती थी, क्योंकि डांट पड़ती थी कचरा रखने पे घर पे. यस. तो उसको पहले आपने पूरा किया. फिर आप कैसे मिले? आपकी लव मैरिज है. आपके जीवन साथी से आप कैसे मिले? कहाँ आपने किस 2014 मैंने 5 साल सर्विस के बाद मैरिज की. तो ये लव मैरिज आपका ये 5 पीरियड के लिए वो भी इंतजार कर रहे थे? आप लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? यस मैम. एंड मेरे फाइटर एयरक्राफ्ट या फाइटर बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के पीछे, अदर देन माय मदर, मेरी ड्राइव मेरे हस्बैंड रहे. मतलब नॉट दैट टाइम. वेरी गुड. या हाँ, आपके फियांस आपके लव. वेरी गुड, बहुत अच्छा. वो मिशन इस तरह से आप दोनों का बन गया था, आपको उस जगह पहुंचाने का. उस समय ऐसा कुछ नहीं था, बट ही वाज अ गुड सपोर्टिव फ्रेंड. जो उस समय ही वाज लाइक, कुछ तुम्हें जो करना है करो ना, क्यों फियर कर, डरना क्यों है? जो मतलब जो सोच लिया वो करो, जो होगा वो देखा जाएगा. मतलब अगर तुम नहीं मैनेज कर पाओगी तो देयर विल बी ऑप्शंस, रिस्ट्रीम करा लेना या कुछ भी कर लेना. ये वर्ड्स मैटर करते हैं स्ट्रेंथ बनाने में. यस. तो जब सिलेक्शन का भी टाइम था, तब भी ही वाज लाइक कि तुम व्हाट डू यू वांट. मतलब मुझे तो फाइटर्स में ही जाना है यार, शुरुआत से वही चीज सोची है. तो दैट टाइम वी वर नॉट इन कोर्टशिप और कुछ ऐसा नहीं था. वी वर गुड फ्रेंड्स. एंड ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इवन जब मेरा एसएसबी का कॉल था, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था. तो तब मेरे 4-5 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ करने आए थे मेरे एसएसबी के लिए. दैट इज ऑफ 5th सेम. तो ट्रेन छूटने वाली थी. एंड वो जो करीना कपूर वाला जो सीन होता है ना, हर बार ट्रेन छूटती है, वही सिनेरियो था. पीपल लिटरली थ्रोड माय लगेज प्लेटफॉर्म पे. जी ले अपनी जिंदगी. सॉर्ट ऑफ दैट वैसी सिचुएशन हुई थी. ओके. तो जब आप गेसू में एडमिशन हुआ आपका, और ये तो आपकी जीवन साथी आपके साथ जुड़ गए आपके मिशन में सपोर्ट बनकर, और आप
मैरिज के बाद जब मैरिज हुई आपकी, तब आप ऑलरेडी पोस्टेड थे और आप किसी प्रोफेशन में थे, कैसे चैलेंजेस आए, फैमिली एक्सटेंड हुई, इन लॉज हुए, आपके सारे लोगों को कैसे हैंडल किया आपने, या कैसे करती हैं जो ये मुझे लगता है जो मैंने कुछ इच्छा नहीं करती किया हैं? ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं किया. इट वाज सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ. या मेरे पेरेंट्स मुझे लगता है आपने कम्युनिकेट किया होगा. मैं सोचती हूँ कि जब हम अपने अपडेट करते हैं अपने सराउंडिंग्स को, तो वो हमारे साथ, कहते हैं ना, पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है. तो आप बोल रहे हो कि आपने नहीं किया, बट मैं बोलती हूँ कि आपने कंटिन्यूस कम्युनिकेट किया होगा फैमिली में, तो आपको सब लोग खड़े हो गए होंगे. अगर ये बात सच है तो आप इस पर बोलो कुछ. जब मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मतलब जब हमने डिसाइड किया कि विल गो टुगेदर, मतलब फाइनली जब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, कि माय हस्बैंड, मतलब दैट टाइम माय फ्रेंड, ही वाज लाइक कि मैं बोला मुझे शादी नहीं करनी है. वाज लाइक कि क्यों नहीं करनी है, ट्राई करते हैं. तो तुम किसी अननोन को जाके अननोन के साथ रहोगे, उससे ज्यादा बेटर पता है ना कि मैं कैसा हूँ. एंड ही ब्रेन वॉश्ड मी फॉर अराउंड 4-5 hours. That is his capability. He's a good communicator, by the way. And then I was like, okay, I'll think over it. फिर I was the one who approached him कि ठीक है, let's be together. एंड फिर उसके बाद जब हमारी शादी हुई, तो हमारे मतलब शादी के लिए जब हमारे इन लॉज फर्स्ट टाइम हमारे घर आए, तो माय मदर इन लॉ आज मी कि तुम फौज में हो तो तुम दारू वारू पीती होगी, ड्रिंक करती होगी और वो सारी चीजें, मतलब नॉन वेज भी खाती होगी. मैं बोला नहीं, मैं कुछ नहीं खाती ऐसा. तो माय मदर इन लॉ, मेरी मम्मी बोलती हूँ मैं उन्हें, तो माय मदर इन लॉ वाज लाइक, शी वाज वेरी हैप्पी, शी गॉट मी एन एरोप्लेन. कि मेरी बहू एयरफोर्स में है. तो वो माय फादर इन लॉ वाज वेरी कूल टू इट. ही वाज लाइक कि हाँ, शी इज वेरी, मतलब हमें ठीक है, हमें पसंद है. मतलब वी हैव नॉट थॉट कि वो इतना स्मूथ जाएगा, बट एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल बाय गॉड्स ग्रेस. एंड जब हमारे, मतलब उसके बाद मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई, तो जब हम साथ में रहना, हमारा मतलब एज कपल जब हमने रहना स्टार्ट किया, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. लगता था यार अपना काम तो सब मैनेज नहीं हो रहा, फैमिली का काम और हमने सिर्फ ले लिया, मैंने क्या कर दिया. ये डेली लाइफ की बात होती है, ये डेली लाइफ. देन ही वाज लाइक कि चलो लेट्स सॉर्ट आउट. तो I might have communicated in verbal, non-verbal communication, but my husband, my family, my father, mother, my not to forget my चाचा, जिन्होंने मुझे शुरुआत से पढ़ाया, मुझे पुश किया कि तुम जो सोचती हो वो कर सकती हो. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज नहीं अचीवेबल है. And my brother, sister, my brother was a very supportive friend. Although he was very younger to me at that time, but he was very supportive of me. Okay. My sister, emotionally, ये सारी चीजें आप तभी अचीव कर पाते हो, सक्सेसफुली अचीव कर पाते हो, जब इमोशनली आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट मीट होती है. और वो मुझे मेरी फैमिली एज वेल एज मेरी मतलब इन लॉज की फैमिली से भी मिली. I am the eldest, but मुझे मेरी इन लॉज में मेरी दीदी जो थी, she is a sister to me, and even if I have to crib about my in-laws or my husband, I used to go to her. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देखिए, रिलेशंस में आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आपका इमोशनल जो कोशेंट होता है, वो रिलेशन जो हमारे आसपास है उससे बैलेंस होता है. तो वहां भी आपको अकेलापन नहीं लग रहा, जबकि वहीं आपने चुन लिया. तो उस परिवार में वहीं बैठ के अपने ही परिवार की गुस्सा निकाल सकते हैं. दैट्स ग्रेट. ये एक बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है, इमोशनल बैलेंस करने का. देयर वर एट टाइम्स मैम, जब डिफिकल्ट सिनेरियो चल रहे थे, जैसे कि सबको पता है बालाकोट हुआ था, तो देयर वर टाइम्स कि सभी लोग अलर्ट पे थे. फोर्सेस क्या, मतलब सिविल पॉपुलेशन को भी अलर्ट कर दिया गया था, तो हम भी अलर्ट स्टेट पे ऑपरेट कर रहे थे. तो माय फादर इन लॉ, मतलब जैसे फादर इन लॉ होता है कि घर पे एकदम फादरली फिगर होते हैं, वो दे आर देयर टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग अपने घर चले जाओ. अभी मेरा बेटा उस समय शायद 1.5-2 साल का रहा होगा, तो इसको भी लेके चले जाओ. तो माय फादर इन लॉ वाज लाइक कि नहीं, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे.
blessed मीनाक्षी. ट्रूली ब्लेस्ड मैम. एंड द टाइम, मतलब जैसे कि मैं मान लीजिए 10-15 मिनट के लिए अगर किसी तरीके से विंडो निकाल के आती थी अपने घर में देखने के लिए अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, तो माय फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऐसे हाथ में खाने का सामान लेके कि प्लीज खा के जाओ वरना तुम खाओगी नहीं, हमें पता है. माय फादर इन लॉ आई कैन नॉट फॉरगेट, वो दूध का ग्लास लेके खड़े थे जब मैं आई. पहले पियो, उसके बाद बात करेंगे, पहले पियो. इट मैटर्स. वहां से जो ब्लेसिंग्स आपको मिली वही रिफ्लेक्ट भी होती हैं फिर लॉन्ग टर्म में. तो आपने बताया कि अभी कोविड में काफी टफ टाइम रहा आपको पारिवारिक स्थितियों में, और आपको डिवाइसेस भी रहे हैं घर में, आपने जैसे जिक्र किया था कोविड में. I lost my father-in-law, mother-in-law last year due to COVID. Yeah. And my mother last year because of heart attack, and that has pulled me back a lot. And जैसा actually वो आपकी स्ट्रेंथ थी इसलिए आप टूटा सा महसूस कर रहे हैं. एक बात है, पेरेंट्स में आप जो भी अटैच होते हैं किसी भी उम्र में हो, उनकी जो एब्सेंस होती है वो हमारे दिमाग में एक खालीपन क्रिएट कर देती है. डू यू एग्री? ट्रू, हम किसी भी उम्र की हो. हाँ. वो खालीपन आई अंडरस्टैंड. बट उन्होंने आपको बहुत ही पहले ही तैयार कर दिया, तब आप इस जगह पर हो, तो वो आपके साथ हैं. आपकी शिक्षा, उनकी शिक्षा में वो आपके साथ हैं. और आप जो सुना रहे हो ये कठिन परिस्थितियों में आपको निकलने के लिए बहुत लाभदायक रहा है हमेशा. तो ब्लेसिंग्स तो आपके हैं, इसका मतलब ईश्वर का प्यार आपके साथ जुड़ा हुआ है. दैट्स ट्रू. तो वो कहीं नहीं है, आपके साथ है. उनकी शिक्षा आपके पास है, आपकी स्माइल में है. तो आपकी खुशी में हम लोग सब भी जुड़े हैं, सारे गेसुआइट्स इतने सारे आपके साथ हैं. बिल्कुल चिंता ना करें आप. अभी आपको चैलेंजेस और आ रहे होंगे अगर आप महसूस करते हैं कि परिवार के एल्डर्स आपको आपके जॉब में हेल्प कर रहे थे, जो मुझे समझ में आया. क्योंकि डिलीवरी का पीरियड एक लेडी के लिए, और उसमें भी अगर आप एयरफोर्स में हो और आप ऐसे समय में परिवार के सदस्यों के सहायता से फैमिली एक्सटेंड कर रहे हो, तो अभी भी आपके चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं, जो मुझे समझ आ रहा है. तो अभी आप कैसे देखते हो? क्या जैसे कि मेरा प्रोफाइल हमेशा से मूविंग रहा है, तो माय हस्बैंड हैज टू एवरी टाइम शिफ्ट टू द एरिया वेयर आई एम पोस्टेड, और वो हमें पता नहीं होता कि हमारी पोस्टिंग कहाँ आ रही है. टू बी ऑनेस्ट, हमें नहीं पता होता है. दैट इज वेरी टफ फॉर हिम आल्सो, आई थिंक. Every time he has to manage his job. He has foregone many of his career transitions and promotions because of this. And I don't think I can pay him back in any form for that. आपके हस्बैंड की भी मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने आई मीन सोलली इस चीज को आपके साथ कोऑपरेट किया. देन इट इज पॉसिबल. कैसे आप घर में आप लोग दोनों का रिलेशनशिप में आप क्या चीज हाईलाइट करते हो कि मतलब हमारे बहुत सारे साथी है ना. देखिए, मैं हमेशा जब एक तो गेसू संवाद में मैं हमेशा ही एक वुमेन को लेकर आई हूँ मीनाक्षी, आपको बताऊं, तो इसलिए मैं ना एक वुमेन वाला क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ, क्योंकि वो मैंने भी फेस किया है कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि उफ, जॉब छोड़ दो. चाहे हम कितने भी हो, एक दिन सोते समय ऐसा लगता है कि कितने फंसे हुए हैं, चलो कोई जॉब. तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? हाँ मैम, जैसे कि आपने महसूस किया है, एट टाइम्स ऐसा लगता है या कि फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए या खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए. पर जब तक कि आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ खड़ा है या साथ में है, तो देन थिंग्स आर वर्केबल. आई विल नॉट से मैनेजेबल बट वर्केबल. कुछ चीजें शेयर करनी पड़ती है, कुछ चीजें फॉरगो करनी पड़ती है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं प्रायोरिटाइज करके. एंड that only comes with when you trust each other and when you communicate. That is the key. फ्रेंडशिप फैक्टर है, फ्रेंडशिप फैक्टर है ये लव. और आप पति पत्नी का रिश्ता या कुछ भी बोलते रहें, मगर उस वक्त उसमें एक जो फैक्टर होता है वो आई बिलीव कि वो फ्रेंडशिप फैक्टर है. अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बने हुए हैं, तो तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, ऐसा नहीं होता, हम ऐसा करना है, चलो, वो मोड आ जाता है. तो आई बिलीव कि वो फ्रेंडशिप फैक्टर है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी में भी हो.
सो दैट्स ग्रेट। आप हमारी प्रार्थनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोग दोनों इसी तरह से अभी अपनी आगे की नौकरी और जिंदगी को भी इमोशनली बैलेंस करते जाएं। दैट दैट आपकी जो वो ना आवाज है उसमें वो सॉफ्टनेस में दिखता है कि आप कैसे बैलेंस करते हो इमोशंस को। हम आते हैं, हमारे गेस्ट वाइट साथी बहुत सारे जुड़ते चले गए हैं। तो हम आपके गेसू लाइफ में आते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम सबको एक एंजॉयमेंट दे सकें, आप भी थ्रिल हो। आपके बहुत सारे साथियों से मैंने बात की है और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं, और सब तरफ से मुझे एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि बड़ी डिटर्मिनेंट गर्ल थी वो, बड़ी डिटर्मिनेंट थी। यानी आप अपने उद्देश्य को बहुत ही निर्भीकता से और लगन के साथ करते थे, ये फैक्टर हमेशा आया है। तो साथियों, जो हमारे जूनियर्स जो आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, वो ये जाने कि एक ये फैक्टर ही आपको आपकी उड़ान की तरफ जरूर ले जाता है। जो इन्होंने अपनी उड़ान को ऊंचा किया, उसका एक मेजर फैक्टर जो मुझे समझ आया इनकी बातों से भी और सारे दोस्तों के फीडबैक से आपके। तो अभी मैं बताती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। आप ये सोच सकते हो कि आप जब गेसू में आए, और साथियों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इनके फौलादी इरादों से मैंने आपको ये बात बोली थी। मैंने फौलादी इरादे क्यों बोले वो भी मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी ही मीनाक्षी से मिली हूँ, मैं इन्हें पहले नहीं जानती थी। फौलादी इरादे ये था कि या तो गेसू का इनको सेमेस्टर एग्जाम देना था या इनको एसएसबी का एग्जाम देना था। इनने बोला ये तो सप्लीमेंट्री में दे देंगे जब देना होगा, लेकिन मैं एसएसबी नहीं छोड़ूंगी। एंड शी लेफ्ट semester examination in GESU and she appeared there in SSB examination। इसलिए मैंने कहा फौलादिया ने, she was confirmed by heart कि मुझे वो लेना है, और इन्होंने एसएसबी एग्जाम दिया। आपने उसे एक बार में क्वालिफाई किया मीनाक्षी? हाँ मैम, मैंने एक ही बार में क्वालिफाई किया। एक्चुअली जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस समय हम एसएसबी के लिए जब गए, एंट्रेंस तो निकल गया था। एंट्रेंस का एग्जाम तो इलाहाबाद और बनारस में जाके स्कूल्स में हुआ था। तो एंट्रेंस तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों जगह के निकल गए थे। मैंने 2 फॉर्म भरे थे एंड मुझे अभी भी रिकलेक्ट नहीं होता कि मैंने 2 फॉर्म भरे थे, बट मेरे पास 2 कॉल आए थे। तो दैट इज आई रिमेम्बर कि मैंने दोनों जगह के निकल गए होंगे। एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यानी लोग ना वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे कंपार्टमेंट आ रही है और मुझे ये करना है। तुम्हारे को तो शुरू से ही पता था एसएसबी देना है। हाउ क्लियर इन माइंडसेट। यस, वेरी गुड। नहीं मैम, थिंग्स अलाइन दैट टाइम। मतलब आई स्टिल कैन नॉट फिगर इट आउट। बट जब हमने एसएसबी दिया तो 6 लोग चाहिए होते हैं एसएसबी के लिए। हमारा एसएसबी कैंसिल हो गया क्योंकि हम 5 ही क्लियर कर पाए थे उस समय। एंड तो हमें बोला गया कि जो आप इंस्टेंस बता रहे हो, तब मैंने फिफ्थ सेम के एग्जाम छोड़ के गई थी मैं कि मुझे मेरा एसएसबी का एग्जाम देना है, बाकी देखा जाएगा जो होगा। एंड जब वहां से एसएसबी हमारा 3 दिन में कंक्लूड हो गया, अदरवाइज 6 दिन में होता, जिसमें कि मेरा एग्जाम तो पक्का ही चला जाता। एंड जब कंप्लीट हो गया, हमें बोला गया कि आपको वापस बुलाएंगे। आप 5 का होगा, बट 1 मेंबर और एडिशनल हम जब हमें अरेंज हो जाएगा तो हम विद कॉल आपको बुलाएंगे। तो हम नेक्स्ट डे हम लोकल घूम के हम वापस अपनी ट्रेन पकड़ के और एग्जाम देने के लिए आ गए कि अब बेटा पढ़ लो, अब तो एग्जाम का एक्सक्यूज भी नहीं है, मम्मी को क्या बताएंगे। अगर हम ऑल्टरनेट पहले ना रखे ना तो अपने आप क्रिएट होता है वो जब होना होता है ना। टारगेट के लिए आपको एक पे फोकस होना पड़ता है। जहां आपने ऑल्टरनेट थॉट लिया वो आपका टारगेट डगमगा जाएगा। तो आपने एक पाया तो दूसरा अपने आप फिर आपके लिए रास्ता बन गया। दैट्स ग्रेट। और आप जैसे आपने बोला कि जबलपुर में आप थे तो आपको पसंद नहीं आया तो आप इंजीनियरिंग में चले गए। जब आप इंजीनियरिंग में आए तो गेसू जाने के बाद क्या हुआ? आपको लगा कि मैं माता गुजरी से आई और सही जगह टपकी कि नहीं टपकी? कैसा आपको लगा? अब ये जबलपुर वाले एक्सपीरियंस के बाद ये तो तय था कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है। दैट आई हैव डिसाइडेड। सो जब फॉर्म भर रहे थे, फर्स्ट डे था, अब मैं सोच रही थी यार इस चीज को कैसे फिगर आउट करूं कि हॉस्टल में नहीं रहना तो कहाँ रहूंगी। किसी को जानती नहीं हूँ। उज्जैन इज अ सिटी जहाँ पर कोई भी हमारे रिलेटिव नहीं थे उस समय। ये सारे निर्णय आप स्वयं ले रही थी? यस मैम, बैक्ड बाय माय फैमिली। स्वयं कर रही थी? यस मैम, बैक्ड बाय माय फैमिली, ऑफ कोर्स। मोटिवेटेड है।
सेल्फ मोटिवेटेड है आपके, आपको खुद पर कितना भरोसा था कि आप सही ही सोच रही हैं। ये विश्वास आपको पेरेंट्स से मिला, पेरेंट्स के पानी। एक्चुअली मम्मी की एक लाइन जो हमेशा ड्राइविंग फोर्स रही है कि बिल्कुल बोलो। तुम जो भी करो जब तक कि तुमको लग रहा है कि तुम सही कर रही हो, तब तक किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि जिसमें हमें सिर नीचा करना पड़े। तो दैट वाज द ड्राइव कि जिसने कि शायद हमेशा बैलेंस आउट किया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद आपको एक विश्वास जुड़ गया था उनका, फिर आपको स्वयं के निर्णय पर भरोसा आया। हाँ, ये पेरेंटिंग में भी हमें, मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि पेरेंटिंग में भी ये बच्चों को हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अब हम सब लोग यहाँ पर पेरेंट्स तो बन ही चुके हैं। तो जो चीज इन्होंने महसूस की और जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये वहां कर रही थी, उसके पीछे उनकी पेरेंटिंग के वो डायलॉग थे। आज हम भी पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चों को, हमें उनमें ये विश्वास देना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं वो सही है, और वो किस कंडीशन में सही है। तो देन वो आपके बगैर भी रहेंगे तो वो वैसा ही सोचेंगे, और हमें उनके पीछे जाना नहीं पड़ेगा। आजकल तो सारे सोशल मीडिया वाले हैं, हमसे फास्ट दौड़ते हैं। सो दैट्स ग्रेट, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उसमें चाहती हूँ कि सब लोग एक दूसरे को इस बात को कम्युनिकेट करें और याद दिलाएं कि ये चीज होनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारी पेरेंटिंग, उनकी कही हुई लाइंस हमारी शक्ति बनकर हमारे साथ चलती है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इस तरह से आप रूम लेके रहने लगी, और आप नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं फिगर आउट कर नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है, पर ये था कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है। सो माय अंकल, माय चाचा वाज विद मी। तो हम मेरे डेस्क पे, भगवान ने भेजा होगा, मैं डेस्क पे जो भी बैठी थी मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई। जो मेरे पीछे बैठी थी, जस्ट फॉर्म फिल करने के टाइम पे मेरे उससे बात हो रही थी, एंड शी वाज माय लाइफ लॉन्ग, शी इज माय लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, जिसके साथ मैंने रूम शेयर किया, हमने लड़ाई की, हमने रूम सेपरेट भी, फिर हम अलग भी हो गए। नाम बता सकती हूँ। मैं उसके मैसेजेस लेके आई हूँ आपके पास में, मुझे मालूम है। तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, तुम हॉस्टल में रहोगी क्या, तुम्हें हॉस्टल में रहना है क्या? बस ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगा इससे पूछना चाहिए कि मुझे भी हॉस्टल में नहीं रहना है, पर मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं। मैंने चलो इसके बाद अपन चल के रूम देखते हैं। तो आपको ईश्वर ने भेज दिया, साथ मिल गया, और आप रहने लगे। आपका फर्स्ट ईयर अच्छा निकला? फर्स्ट ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर तक मेरा अच्छा निकला। फोर्थ सेमेस्टर मैंने निकाला, मेरा अच्छा नहीं निकला। बहुत सारे होते हैं। गेसू में एक चीज थी, अभी तो शायद नहीं ही होगी निश्चित तौर पर, अपने समय में तो लड़कियां कम ही हुआ करती थी, आप लोग के टाइम तक तो फिर भी बढ़ गई थी। तो बहुत वेराइटी ऑफ मतलब हमारे सराउंडिंग्स में विजन हमें मिलता था लोगों का। तो रैगिंग एक टर्म चलती थी, और वो रैगिंग के कहते लड़कियों की रैगिंग नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता कुछ सराउंडिंग। तो मुझे तो फर्स्ट ईयर बिल्कुल मेरा काफी बेकार निकला था, तो मैंने थर्ड सेम तक तो बात मुझे एनर्जी लगी थी फाइट करके रहने में। तो ओके, आपने स्मूथ बोला, वैसी एनर्जी नहीं, आप रूम लेके रह रहे थे, एंड देन यू वर सेटल डाउन देयर। हाँ मैम, फिर हम मतलब विद हेल्प ऑफ हर रिलेटिव, शी इज, आपको तो नाम पता ही है, बाकियों को बता देती हूँ मैं, बाकी कुछ को तो पता ही होगा, शी इज नेहा, एंड उनके फिर रिलेटिव्स के हेल्प से हमने एक रूम देखा, एंड बोथ माय दैट फर्स्ट टाइम माय फादर केम, मतलब वरना उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई पे फोकस नहीं दिया था, इट वाज ओनली माय मदर एंड माय अंकल हु हैव ड्राइव मी। ओके, तो फर्स्ट टाइम माय फादर केम ऑन परसुएंट बाय माय मदर। मैं एक चीज पूछूंगी, अगर आप माइंड ना करें तो बताएं कि आप मम्मी की स्ट्रेंथ से तो यहाँ आए। अभी आपने एक लाइन बहुत आसानी से बोल दी कि इसके पहले तक फादर आपको नहीं बोलते थे। क्या आपको कहीं लगता था कि आप जरूरत लगती थी कि फादर की वर्ड्स चाहिए? मिस तो करते थे। आपको याद रहा ना, यहाँ पर उन्होंने बोला तो आप थ्रिल्ड हुए होगे उस टाइम कि चलो मैंने कुछ करके दिया। तो आपको कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते थे? हाँ मैम, एक्चुअली मेरे फादर भी बहुत ज्यादा रनिंग जॉब में थे, मतलब उनका भी प्रोफाइल ऐसा नहीं था कि वो घर पे हमारे लिए अवेलेबल होते। ही वॉज इन रेलवेज, तो उनका टाइमिंग बहुत ऑड होता था, जो कि मैनेज हमारे टाइमिंग से मैच नहीं होता था। बचपन में लगता था कि सबके पापा आते हैं, हमारे चाचा क्यों जाते हैं, पर हमारे चाचा ने हमें वो पापा वाला सपोर्ट थ्रू आउट दिया, एंड उन्होंने हमें पढ़ाया, हमारी यूनिफॉर्म, बुक्स, मतलब दैट वाज अ
कंप्लीट फेस्टिव ओकेजन होता था जब हमारी किताबें और यूनिफॉर्म आ रही होती थी. Great. But it was not that कि my father was not interested, but he was not available to us that time. But जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबने, उनके कलीग्स ने भी उनको समझाया, मेरी मदर ने भी समझाया, तो ही वाज लाइक अच्छा ठीक है चलो मैं देख के आता हूँ कहाँ रहे, क्या करना है, क्या करने जा रही है, कहाँ रहने जा रही है. तो फर्स्ट टाइम वो मेरे मतलब वो पीजी के लिए जब हम फाइनल करने आए थे, आफ्टर 10 days ऑफ जो इनिशियल फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है उसके बाद, तो माय फादर केम विद मी एंड ही वाज सेटिस्फाइड विद द एनवायरनमेंट जो वहाँ पर था. सबको पता होगा गेसू के बगल में तृप्ति विहार है, वहाँ रहते थे एंड हम ग्रुप स्टडी करते थे प्रेफरेबली वहाँ पर. माय रूममेट एंड सेल्फ, हम दोनों एग्जैक्टली अपोजिट थे, कुछ भी मैच नहीं होता था. देखिए नेहा ने आपके लिए एक मैसेज दिया हुआ है कि विंग कमांडर मीनाक्षी श्रीवास्तव इज अ हाईली डिटरमिन्ड, सुपर टैलेंटेड, और आई शुड से मल्टी टैलेंटेड, a great hard worker, very ground to earth, full of enthusiasm and energy, super active and very helping in nature lady. I have rarely seen all these qualities in a single person. ये उसने बहुत सारी बातें लिखी है और लिखा है कि आई एम ए ट्रू एडमायरर एंड सुपर फैन ऑफ हर. ये नेहा के वर्ड्स हैं, बहुत सारा उन्होंने आपके लिए मैसेज लिखा है, मैंने अब ब्रीफ करके बताया आपको. और नेहा ने ये भी बताया कि आप बहुत सलोनी खाते थे और दाल बाटी खाते थे. तो हम एक्चुअली इनिशियल तो ऐसा था कि मुझे उज्जैन का खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे. सेल्फ एंड नेहा बहुत दोनों ही, जो हमारे लैंडलॉर्ड क्या पे करके खाते थे तो हम खा नहीं पाते थे. शी यूज्ड टू हैव इट, वो जो लाइट सेव परमल होता है वो खाती थी, वो मैं रोटी घी के साथ खाती थी. फॉर नियर अबाउट 1.5 years हमने यही खाया है और कुछ नहीं खाया है. उसके मेरे घर से घी आता था, हम रोटी में घी लगा के नमक के साथ खा लेते थे. स्वीट मेमोरी. ये मैचिंग थी आपकी, आप लोग डिफरेंट होकर भी आप लोग मैनेज करते थे. हाँ. तो एक गैस करना पड़ेगा. मैंने आपके एक सीनियर और एक जूनियर बैच से भी बात की. तो सीनियर में 2008 पास आउट है जिन्होंने बोला है बी लाइक यू आर, नेवर लूज योर फाइट स्पिरिट, बी ऑलवेज इमोशनली connected, keep growing, make us all proud to be your senior colleagues and juniors, all the very best for your life. ये 2008 के पास आउट एक सीनियर ने आपके लिए बोला है, जो आपके फ्रेंड भी हैं और कनेक्टेड भी हैं. कैन यू गेस द नेम? नाम जबलपुर बैच से है क्या? जबलपुर डिवीजन में है. शुभदीप सर. हाँ, शुभदीप. शुभदीप ने आपके लिए मैसेज दिया हुआ है. और एक मैसेज और नितिशा ने आपके लिए बहुत बोला कि ये हेल्पिंग है. नितिशा 2007 बैच की है और आई थिंक वो अभी अहमदाबाद में है या एग्जैक्टली हमारे वो बिफोर लास्ट ईयर वुमेन्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, उसमें हमने नितिशा को इनवाइट किया था. तो उन्होंने ये मैसेज आपको दिया और उन्होंने बोला कि शी इज वेरी हेल्पफुल और उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की थी हमें जब हर हस्बैंड वाज इन ट्रैक इन उत्तराखंड. Again I like to say that मैंने कुछ नहीं किया था. It was just कि I was there in right place or situation to get the contact details. However, things turned out very good and luckily sir was safe. I didn't play any role. बस मैं कम्युनिकेटर थी और कुछ नहीं. And नितिशा मैम अगर है तो नितिशा मैम we owe our party. अभी नितिशा ने तो ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपके मैं अभी बताती हूँ कि किसने किसने ज्वाइन किया. एक और आपको गेस करवाऊंगी कि आप रूम लेके रहते थे, लेकिन आप मुझे लगता है शायद पूरे गेसवाइट के कहीं कोच तो नहीं हो गए थे, मेंटर टाइप के. मुझे ये फीडबैक मिला कि जिसको भी कोई पढ़ाई का अगर कुछ ना आए तो वो मतलब मीनाक्षी के रूम में चले जाए, ऐसा कुछ. मैम वही बता रहे कि हम ग्रुप स्टडी करते थे तो एटलीस्ट 10 या 11 लोग हम लोग एक टाइम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे. ओके, तो आप इनिशियली तो मेरे लैंडलॉर्ड्स वर हैप्पी कि चलो ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं, पर कॉलेज के बच्चे ये क्या हो रहा है, कॉलेज के बच्चे तो कॉलेज के बच्चे कभी सीधे तो रहते नहीं है और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे.
तो एक टाइम ऐसा था कि मेरे लैंडलॉर्ड बोल दिए थे कि तुम लोग खाली करके चले जाओ, बहुत हल्ला करते हो। ओके। देन कोई रास्ता ढूंढा आपने? देन फिर उनको बातें की, सॉर्ट आउट की, आंटी की देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये एग्जाम का टाइम है, फिर हो जाएगा तो कम हो जाएगा। फिर हमने दूसरे तरीके से हमने क्लास में पढ़ाई चालू की, फिर किसी और के घर पे जाके पढ़ते थे कि मतलब डिस्टर्बेंस उनको कम से कम हो। एंड साथ ना छोड़ेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ भैया। क्योंकि एक गैस आपको और करना होगा, एक गैस ऐसे करना होगा कि एक आपके क्लासमेट हैं जो बोलते हैं कि मेरी डिग्री का क्रेडिट ही मैं मीनाक्षी को देता हूँ, यानी वो कह रहे हैं मेरी बी मीनाक्षी की बी। मैम ये तो कौन है? ये उसका बड़ापन है। इट इज प्रॉब्ली रविंद्र होगा, रविंद्र या सुमित, क्योंकि हम हाँ बिकॉज हम ये सारे साथ में ही पढ़ते थे, अमित, रविंद्र, नेहा, नेहा के साथ भी गौरव, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और रविंद्र आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जब उन्होंने बीई ज्वाइन किया, वो शायद देवास के हैं, बट ही वाज सो हैप्पी कि नेहा ने उनको निकाला उस परिस्थिति से और मिलकर आप लोग निकले। रविंद्र लिख रहे हैं एमटेक के सब्जेक्ट पढ़ा देगी क्या? फॉर्म डाल दूं क्या? आंसर दीजिए रविंद्र का। मैम उसके लिए पहले मुझे एमटेक करना पड़ेगा, मेरा तो एरोनॉटिकल है। अगर वो अवेलेबल है तो रविंद्र बिल्कुल पढ़ा दूंगी। लो रविंद्र, आपके कोच भी तैयार हो गए, साथ में आप मीनाक्षी का भी फॉर्म भर दीजिए तो डन हो जाएगा आपका एमटेक भी। बहुत सुंदर। आपकी हॉबीज पर आते हैं हम। आप इतने वर्सेटाइल, इतने खुश मिजाज, और ये मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखार रही हैं और आपकी उड़ान को सुंदर बना रही हैं, स्मूथ बना रही हैं। तो मुझे बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है? आप अपने तनाव जो आते हैं, अभी अपन ने चैलेंजेस बात की, ये सब आसान नहीं थे, आप एक बहुत आसान जगह पर नहीं है, लेकिन आप इतने खुशनुमा तरीके से बता रही हैं। तो क्या हॉबीज हैं, कैसे रिलैक्स करती हैं आप खुद को? मैम मैं अपने मतलब मेरी हॉबीज एक्चुअली आफ्टर माय किड बहुत सारी चेंज हो गई। पहले तो मुझे ट्रैवलिंग, पोएम लिखना पसंद था, मैं पोएम लिखती थी। कॉलेज में मैंने शायद एक वो जो अपना कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड कुछ सुनाइए ना, कुछ सुनाइए मीनाक्षी। मैम अभी बिल्कुल जुगाड़ लो, आपकी जब तक अपन बात कर रहे हैं आपकी टेबल पर आ जाएगी। एंड उसके अलावा मुझे ट्रैकिंग और अपने बेटे के साथ खेलना, म्यूजिक सुनना, उसके साथ डांस करना पसंद है। बहुत सुंदर। म्यूजिक सुनना और डांस करना भी आपको पसंद है। आपकी पोएट्री हम जरूर सुनेंगे। मुझे ध्यान है कि मैं ना गोल्डन जुबली में सबसे पहली बार पुनीत भटनागर सर से मिली थी। उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ भी करो लिखना मत छोड़ना, आज्ञा लिखती हो। तब तक मैं छोड़ चुकी थी। आज मैं आपको बोल रही हूँ लिखना कभी मत छोड़ना। लिखती हो तो जरूर सुनाओ और लिखते रहना। मैं ढूंढ के सुनाती हूँ मैम, मैंने जो लिखी थी। मतलब मेरे पास शायद एक्चुअली ट्रांजिट में हमारा इतना मूवमेंट होता है कि मेरी जो जितनी भी पोएम्स मैंने लिखी थी वो मेरी अलॉन्ग विद माय मेजर डॉक्यूमेंट चंक्स, वो जब मैं अपना ट्रेनिंग से फर्स्ट पोस्टिंग जा रही थी तो बैग लॉस हो गया था, तो मेरा मैक्सिमम उसी में चला गया। एक आधी मेरे पास ऑनलाइन बची है। तो अरे आप तो बिल्कुल बिल्कुल पोएम तो हम सुनेंगे ही। आप जो भी पोएट्री लिखती हैं किस तरीके की लिखती हैं? आप पढ़ती भी हैं, रीडिंग में भी है आपका? हाँ मैम, फिक्शन नॉवल पढ़ती हूँ, पोएम बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ सुनती हूँ मैं। आपको ऐसा कोई नॉवेल लगता है जो हमारे साथियों को बोलती हैं हाँ ये पढ़ना चाहिए? मैम एवरीबॉडी कैन विन। एवरीबडी कैन विन, यस। साथियों आपके लिए एक नॉवेल आया है, जो पढ़ चुके हैं वो दोबारा पढ़ लें। मीनाक्षी का सजेशन एवरीबडी कैन विन, ये नॉवेल जरूर। एंड सीक्रेट टू लाइफ, ये दो लाइफ अमेजिंग नॉवेल है। मतलब जब भी इस डाउनफॉल में आई हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेरा फोर्थ सेम में थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं था, एंड एट दैट टाइम आई वाज ऑन माय टॉप ऑफ डिप्रेशन। मतलब देयर वर फ्यू फ्रेंड्स जिनके कारण मैं बाहर
निकल पाई। हाँ, They उसको are डिप्रेशन बोलने या एक शॉक हो जाता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डिवीजन और पीटी क्लियर करके आ रहे हैं, एंट्रेंस क्लियर करके आ रहे हैं, और जब इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट रुक जाता है तो वो एक इमोशनल शॉक होता है एक्चुअली। वो भी कोच का रुक जाए और बाकी बच्चों का निकल जाए तो कोच को झटका लगता है। सही बात है। फिर तो तो जब हम इस सिनेरियो में जब हम क्रॉस कर रहे थे, तब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन। तो म्यूजिक वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ द थिंग, बट कंपेनियन। companion, and I'll say I used to lock myself in a room. मतलब I didn't want to talk to anybody. I disconnected myself. मैं सबसे बात करना बंद कर दिया था उस सिचुएशन में। तो my few friends were like कि तू कुछ भी कर ले, हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। And I was like कि मैं गुमनाम टाइप से एक उज्जैन में कहीं कोने में जाके मैंने रूम लिया था, एंड वो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मुझे किसी से शेयर में। आई वाज सो गिल्टी फ्रॉम इनसाइड कि मुझे ना किसी से मिलना ही नहीं है। मेरा बैक लग गया है या मुझे कम मार्क्स मिले, तो इट इज सो शॉकिंग था वो आपके लिए। इट वाज शॉकिंग था, इंसल्टिंग भी था। इंसल्टिंग आप उस टाइम फील कर रहे थे। इट वाज सो देखिए ना, इंसल्टिंग। जब इंसल्टिंग जो थॉट होता है, अगर आप खुद से इंसल्ट फील करते हैं तो बहुत जल्दी डिप्रेशन का एंट्री हमारे विचारों में हो जाती है। तो कैसे निकाला आपने खुद को? अगेन द सेम नेम, दृष्टि, प्रज्ञा, गजेंद्र, सुमित, यही है यहाँ। ये सारे लोग थे जिन्होंने कि यार कुछ मत एज्यूम, कुछ मत सोच, सिर्फ पढ़, देखो आता है। मतलब मुझे टेलीफोन में मिलती नहीं थी, तो ये मुझे फोन पे रिवाइज करवाते थे कि मैं मतलब मुझे नहीं मिलना है किसी से। साथी देखो दोस्तों, जब निकलना होता है तो सोशलाइजेशन, अगर आप मानसिक ट्रॉमा या किसी भी चीज में आप जा रहे हैं शॉक में, तो दोस्तों ने इनको निकाला। दोस्तों के साथ इनकी शक्ति तो थी इनमें जो खोई हुई थी, जो साथ में दोस्तों की। तो सोशल होइए, दोस्तों से डिस्कस करिए तो ही निकल सकेंगे। और इंसल्टिंग फील ना हो, इस बात का भी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, उसका थॉट करना चाहिए। yes. बहुत अच्छा लगा। अभी जब रिसेंट ये सारी सिचुएशन हुई, तब फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स अगेन दे केम टू आवर रेस्क्यू कि whatever situation is, we'll sail through, just don't disconnect yourself. yes, don't disconnect, yeah. तो अब पोएट्री सुनेंगे हम। मीनाक्षी, बिना पोएट्री के तो नहीं छोड़ेंगे। सुनाइए। शिकायत क्या करो, तुमसे अल्फाज ही नहीं मिलते, किस्मत ने मिलाया है, वरना ख्वाब कहाँ सिलते। मैम बस मुझे रफली ऐसा याद आया, मुझे मिल ही नहीं रही थी है कहाँ पर ये बहुत सुंदर आपकी ये अगेन एंथुसियास्टिक है आपकी एनर्जी इस कविता में। बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव ऑरा है मीनाक्षी आपका। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात करके, और साथियों को भी मुझे लगता है कि ये चीज जरूर महसूस हो रही होगी कि हर बात में इनके, जो मैंने महसूस किया कि खुद को इमोशनली बैलेंस किया, चाहे जिस तरीके से किया, और इन्होंने सेल्फ स्ट्रेंथ जो थॉट मिली हुई थी उससे ये डिटर्मिनेंट बनी रही, जिसमें पेरेंट्स के, मदर के थॉट थे, फैमिली के थॉट थे, और हस्बैंड का सपोर्ट था। तो मैं आप लोगों दोनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ा सा हमारे जो बडिंग इंजीनियर्स हैं गेसुआइड्स के, उनको आप थोड़ी सी हिंट दें। हमारा समय होने जा रहा है, लेकिन हम ये आपसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं, और आप कैसे जुड़े रहेंगी अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, आप ये बताएं। बिल्कुल, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, और उसके थ्रू मेरे लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक सभी पे हूँ। एसएसबी प्रिपरेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन, इट इज कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको यू हैव टू सेल थ्रू। मतलब आई सपोज प्रतीक इज देयर, प्रतीक इज आल्सो फ्रॉम आर्मी। देयर आर फ्यू गेसुआइट्स जो मुझे पहले नहीं पता था कि गेसू के भी कुछ लोग एयरफोर्स या आर्मी में हैं। जब
जब हम आ गए, जब ट्रेनिंग खत्म हो गई, देन वी केम अक्रॉस, जैसे मेरे सीईओ ही एक जीईसी पास आउट थे, हमारे सीईओ उस समय जो होते थे ट्रेनिंग के टाइम पे, व्यास सर, जब मतलब कुछ ऐसे ही हुआ इंसिडेंट, पनिशमेंट मिलने वाली थी, तो बोले कहाँ से इंजीनियरिंग किया? मैं बोला जीईसी। तो बोलते अच्छा बच गई मैं। बट डू नॉट रिपीट। मैं बोला ओके सर। तो आपका कहना है कि स्ट्रांगली होना चाहिए, ये तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हुआ, स्ट्रांग थॉट रखना है इन्हें। मैम एक्चुअली आप जब अपने आप को इस तरीके से अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज लाते हो कि आपको कुछ भी सिचुएशन हो आपको बाहर निकलना है, एंड दैट वो आप बिल्ड नहीं कर सकते, वो आप सीख नहीं सकते, वो आपको डेवलप करनी होगी धीरे धीरे। हाँ, कि आपको अपने यू डोंट हैव टू गिव अप, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, यू डोंट हैव टू गिव अप, एंड यू हैव टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली। कोई भी सिचुएशन अगर डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है तो आपको कंस्ट्रक्टिवली सोचना है, और उस चीज की ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग से आप एग्जाम हो सकता है निकाल लो, लेकिन जब आप डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आप फेस करते हो तो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी हैबिट में लाना है कि आप अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो थिंक कि आप उसमें सही कैसे कर सकते हो। That is what is required during the psychological test also, which are conducted in various steps. उसमें वर्ड दिए जाते हैं, सेंटेंस दिए जाते हैं, पिक्चर दिखाई जाती है, आपको स्टोरी लिखने के लिए बोला जाता है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, पर बॉटम लाइन ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आप चीजों को सुधार कैसे सकते हो। एट टाइम्स हम भी फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसी हूँ कि मैं बिल्कुल मैंने भी मेरे 2 सेटबैक, मेजर सेटबैक अपनी लाइफ में जो मुझे मेरी लाइफ के हिसाब से लगे वो मैंने देखे, बट हो सकता है उस चीज से बाहर निकलने का रीजन, अंडरलाइंग रीजन यही रहा कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इसको डोंट ड्रैग योरसेल्फ इन दैट पिट और इन दैट होल अगेन एंड अगेन, ब्रिंग योरसेल्फ आउट, थिंक कंस्ट्रक्टिवली, ट्राई। बेसिक चीजें जो मैं करती हूँ कि अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ लेट्स फाइंड अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू दिस, कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी धार्मिक टाइप की हूँ, तो मैं पूजा वगैरह करती हूँ, and that's how you have to build your habit. And secondly, do not pretend जब आप SSB एग्जाम दे रहे हो, do not pretend। आपको जो आप हो वो एग्जामिनेशन का मॉड्यूल ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं निकल आएगा। इंटरव्यू, जो आपका बोर्ड इंटरव्यू होता है उसमें करीब 11 ऑफिसर्स या 12 ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो उसमें वो ये नहीं देखते कि आपने क्या अचीव किया है, वो ये आपकी मेंटालिटी, आपका मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी सोचने का नजरिया गेज करते हैं। आपके आंसर्स, हो सकता है आपने गलत आंसर्स दिए हो सकता है आपने जो उनका मैंडेट है उस हिसाब से आंसर्स नहीं दिए हो, वो हो सकता है उस तरीके से उसको जज करें, पर आपको उस चीज से पटअप नहीं होना है। एवरी क्वेश्चन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू गेज यू, it is just they are mapping you psychologically and physically both। यही होता है SSB में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर you believe in yourself कि हाँ आप कर सकते हो तो देन आप कर सकते हो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो आप बाहर हो जाते हो, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो बाहर हो जाते हो, और अगर आप प्रिटेंड कर रहे होते हो तो बाहर हो जाते हो। बॉटम लाइन यही है SSB की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और साथियों, ये जब गई हैं SSB क्लियर करके, तब इन्हें नहीं मालूम था कि और हमारे गेस्टवाइट्स कितने हैं वहां पर, लेकिन आज ये आपके लिए एक्सेसिबल बन रही हैं, तो ये हमारी सबकी खुशकिस्मती है, आप लोगों की भी खुशकिस्मती है। मैं बडिंग इंजीनियर्स के लिए बोल रही हूँ कि उन्होंने बताया कि आपको वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, कभी कुछ क्वेरी हो, कुछ आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप उनसे वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है मीनाक्षी की गेसू में ये चीज नहीं थी, ये भी होती वहां पर तो अच्छा होता? ट्रू मैम, मतलब आई स्टिल फील कि बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज हमारा TC और प्लेसमेंट सेल बहुत वीक है, एंड इंस्ट्रक्टर्स तो नहीं थे, तभी हम ग्रुप स्टडी करते थे। आपने भी की होगी। 2 ही टीचर थे डिपार्टमेंट में। एग्जैक्टली, ठाकुर सर
मतलब जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ, मतलब हमारे टाइम पे ठाकुर सर होते थे जिन्होंने कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ हैकेबल है, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि नहीं कर सकते हो, अगर उतरोगे तो कर लोगे। एंड बट दो तीन ही इंस्ट्रक्टर्स होते थे। एंड सेकेंडली जो टीसीओ सेल था वो बहुत less organized. I'll not say disorganized, but it was less organized and reachable नहीं है। अभी के सिनारियो में हम सारे केस वाइज प्लेटफॉर्म पे संवाद में अवेलेबल है, नहीं तो हमारे रीजन वाइज ग्रुप बने हुए हैं। अजय सर इज प्लेइंग अ पिवोटल रोल कि हम सबको ज्वाइन करवा रहे हैं। एंड उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया जब मैं रिसेंटली यहाँ पर आई। तो इसके पहले आई वाज नॉट प्रिवी टू जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ जॉब में जो मीट होती थी एनुअल उसमें भी नहीं जा पाई। बट पॉइंट इज कि जब हमें चाहिए होता है गाइडेंस, मेंटरिंग चाहिए होती है, हमारे पास हमारे बहुत सारे सीनियर्स बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है। तो वो हम एज अ न्यू भी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होते। और आई से जब भी हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होती है चीजें, हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी जब हम ट्रांजिशन पे होते हैं तभी हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे होते हैं। दैट टाइम हमारा प्लेसमेंट सेल एंड हमारा जो ये सर्कल है दैट शुड बी मोर एक्सेसिबल so that a sort of interaction on a regular basis should be done in the केसो itself। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सबके पास मोबाइल है, जैसे हम केसो संवाद कर रहे हैं उसी तरीके से ये चीज हम एक ई मैगजीन रख सकते हैं जहां पर हम डेजिग्नेशन और ई वाइज हर कोई फोन नंबर से अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एंड अप्रोच रखना चाहिए, मैं सीनियर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ मैम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जैसे कि अगर एक आपने भी फेस किया होगा मैम, हमने भी फेस किया है कि हमारे कैंपस प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाते हैं या महीने भर में आ जाते हैं। एंड किसी की जॉब अगर नहीं लग रही होती है तो इट इज अ वेरी डल पीरियड फॉर दैट इंडिविजुअल। आई टू हैव फेस्ड, मतलब जब हमारे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया था और बहुत सारी जनता का नहीं भी हुआ था, हम लोग इंदौर जाते थे। एक आधी कंपनी आई थी जीईसी में जो भी कंबाइंड कैंपस था। उसमें फिल्टर आउट हो जाती है, वैकेंसीज उनकी लिमिटेड होती है, फिल्टर आउट हो जाते हैं इनिशियल लॉट में। बाकी के तो इंटरव्यू या प्लेसमेंट वगैरह भी नहीं कंडक्ट होते हैं। सो दैट कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि वो इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है कहीं ना कहीं। दैट कैन बी अवॉइडेड with the platform and with the interaction available with our seniors presently। our newbies और our जो गीसू वाले जो भी पास आउट हो रहे हैं that they can interact and get themselves more aware कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। they can talk and I suppose कोई ऐसा नहीं होगा जैसे में किया था अभी, जैसे पिछले अभी आजकल क्या होता है, एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है मीनाक्षी, आपके टाइम भी नहीं होता होगा, हमारे समय में भी नहीं होता था, ये अभी 3-4 साल से शुरू हुआ। इंडक्शन प्रोग्राम होता है जब स्टार्ट होता है, जैसे एडमिशन होता है फर्स्ट सेम में, तो फिर सारी ब्रांच के बच्चों के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है हर कॉलेज की तरफ से, जिसमें एक दिन का सेशन गेसु संवाद ने भी लिया था। तो अपने जितने सारे उस वक्त ना उन लोगों को अपन जितने पुनीत सर को वो सेशन मिला था और पुनीत सर ने इनिशिएशन किया था, संजय सर इन लोगों ने एक वो रखी थी, परिचर्चा रखी थी और सारे लोगों को मिलवाया था। तो इस तरह की एक बार नहीं, मुझे लगता है हर इंडक्शन प्रोग्राम में एक दिन। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि मैम फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए इंटरेक्शन की, जाएगी तो जो बैरियर है वो खत्म होगा, दैट विल ओनली रिड्यूस इट। बाकी अपने साइट्स तो है ही हैं, कनेक्ट हो सकते हैं अभी जो अवेलेबिलिटी है, तो गेसु संवाद और वैसे भी साइट्स हैं हमारे एलुमनाई की, तो मैम अभी इंटरेक्शन पॉसिबल है। बट अगर ये, क्योंकि जब हम नए होते हैं या जब हम उस ट्रांजिशन वाले दौर पे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हमें किस डायरेक्शन जाना है। जो हमें बता देता है कि अच्छा चलो ये कर लो, चलो ये कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है वो। मनोहर मेघवानी कह रहे हैं वेरी वेल डिफाइंड एसएसबी प्रोसीजर एंड वेरी वेल समराइज्ड। थैंक यू मनोहर जी, थैंक यू सो मच। और अंकिता बोल रही है हेलो मीनाक्षी,
पूजा बोल रही है हेलो प्राउड ऑफ यू गर्ल। थैंक यू सो हमारे मच। बहुत सारे लोग आपके बैच के भी आए हुए हैं, हमारे साथ सीनियर्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं और जुड़े ही हुए हैं, नहीं तो लोग थोड़ी थोड़ी देर बैठ के चले जाते हैं। हम अपना 1 घंटा भी ऊपर कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे हैं। वीरेंद्र कुमार शर्मा कह रहे हैं ग्रेट टू लिसन यू मीनाक्षी, योर स्टोरी एंड करियर पाथ मोटिवेट्स एवरीबडी इन आवर फैमिली। हर्षित कह रहे हैं आई एम लकी टू सी मैम एट लाइव वर्किंग। Oh my God, thank you so बहुत much. सारे लोग हैं, जिन लोग सबने ज्वाइन किया, मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ। आप बने हुए हैं और आप एक्टिव व्यूअर हैं इस वक्त, तो आप सबको भी बधाई। सुमित सूरे भी हैं, और आपने एक और नाम लिया था, सृष्टि की दृष्टि मैम, दृष्टि प्रज्ञा। हाँ, दृष्टि को भी मैंने देखा था, बीच में कहीं ज्वाइन किया था उसने। हाँ, हाँ, मैम। अभी शायद वो हमारी लिस्ट में ऊपर खसक गई हैं जो मुझे, लेकिन दृष्टि ने भी किया था। और सुमित सूरे, आज्ञा मैम लिख रहे हैं हेलो। चलो, मुझे भी तो किसी ने थैंक किया। आज्ञा मैम हेलो, आपके भी बहुत फैंस हैं। तो थैंक यू सुमित, आपने मीनाक्षी के साथ साथ मुझे भी बोल दिया। थैंक यू सो मच। मैं वैसे आप लोग सबकी सिपा सलार बन के बैठी हूँ मीनाक्षी के सामने कि हम क्या क्या निकलवा सकते हैं इससे, तो इट्स गुड। प्राउड ऑफ यू मीनाक्षी एंड आज्ञा। अजय पथिक सर कह रहे हैं सर आपकी ब्लेसिंग्स बने रहे, सारे लोग जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। आप कोई मैसेज देना चाहती है मीनाक्षी हमारे गेसुआइट्स को, सारे गेसुआइट के परिवार को, गर्ल्स को स्पेसिफिक, या फिर आप सबको, जिसको आप सारे परिवार वालों को? पहले आई एम बायस्ड टुवर्ड गर्ल्स, तो पहले मैं गर्ल्स के लिए मैसेज दूंगी। हमारी पटेगी। It's like कि whatever you do it with your full heart. No matter what people say, let them say. Do what your heart says. And second most important thing, that do not lose your confidence and do not lose your independence, be it social independence, be it financial independence, be it emotional independence. Don't be dependent on anybody. सोशली कोलैबोरेट करना जरूरी है, सोशली साथ में रहना जरूरी है, सोशली आपको लाइफ साथ में स्पेंड करना। दैट डजंट मीन कि यू हैव टू बी सबमिसिव, यू डोंट हैव टू बी। पीपल विल नॉट लाइक, ऑफ कोर्स दे विल नॉट लाइक, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ट्रेनिंग थोड़ी इस तरीके की होती है, बट वी हैव टू ब्रिंग द चेंज। वी आर इक्वल एंड नथिंग लेस देन इक्वल। यस, बहुत सुंदर लाइंस, जिनको बिल्कुल रिवाइंड कर करके सुनना। लोग, मैं बोल रही हूँ गर्ल्स सुनना, और सब लोग सुनना, सारे गेस्टवाइट साथी, नॉट ओनली गर्ल्स, सब लोग सुनना। ये रिवाइज कर करके इसने जीस्ट बोल दिया है और बहुत सारी बातें बोल दी हैं, तो इट्स रियली गुड। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है मीनाक्षी, आप एक बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हो। और भी दृष्टि भी आ गई है, थैंक्स फॉर कंडक्टिंग सच ए वंडरफुल इंटरेक्टिव सेशन। अमित बोल रहे हैं आज्ञा मैम आपसे पहली भेंट हुई है, आप बहुत अच्छा वेबिनार लेती हैं, सुबह मजा आ गया। ओके, थैंक यू। मेरा भी थैंक यू सो मच अमित एंड दृष्टि, आई मिस यू। या और and Pragya के mom and दादाजी were also a very great support during our engineering session, because every time जब हमें हमारे रूम से निकाला गया था, तो हम प्रज्ञा के घर पे जाके वो आतंक मचाते थे। बहुत सुंदर। सुमित एंड रविंद्र के मम्मी, they were like कि जब हमारे इनिशियल, जब हम रोटी एंड घी नमक जब खा के जब हम बोर हो जाते थे, तो these scholars were used to feed us and we were like हम लोग इतने भूखों के जैसे खाना खाते थे उस समय। थैंक यू सो मच। उस सब के लिए, सहयोग के लिए धन्यवाद। मीनाक्षी की तरफ से सब लोग धन्यवाद स्वीकार करें। और सुधा गुप्ता हमारे 93 बैच की हैं, मुंबई में है, वो भी हमें लिख रही है वेरी इंस्पायरिंग सेशन, ग्रेट आज्ञा एंड मीनाक्षी। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स हु जॉइन अस।
continuously given so beautifully lines written and well feedback. Thank you so much. मुझे लगता है कि अब हमें इस सेशन यहाँ पर कंक्लूड करना पड़ेगा और इस उड़ान के साथ कि इनकी छोटी कटनी से उड़ान चली गेसू में, और ये जो उन्होंने ऊंची उड़ान ली गेसू में रह के ली, कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि लो मेरा 90 में नहीं हुआ गेसू में हो गया, एक्सक्यूज नहीं देना, इरादे बुलंद रखना। एक चीज बताना चाहूंगी, दैट टाइम जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, मतलब सॉरी आपका इंटरप्शन, नहीं बिल्कुल सही है। हाँ, दैट टाइम अभिनंदन सर का तो सबने नाम सुना है, एंड मेरे वन ऑफ द सीनियर्स यूज्ड टू टीज मी कि जब आपने ये बोला ना छोटे से शहर कटनी से, उसी से मुझे याद आया कि जब अभिनंदन सर एंड दैट टाइम चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो लास्ट फ्लाइंग था, दैट वाज प्रेजेंटेड ऑल ओवर द मीडिया, उसमें आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। सो मुझे मेरा फोटोग्राफी या वीडियो वगैरह आया था, तो माय सीनियर यूज्ड टू टीज मी कि देखो तुम टीवी पे भी आ गई, अब तुम्हारे घर वाले तो तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं तो सोशल मीडिया तो टीवी पे फिर से आ गई, एंड आई फॉर दैट सीनियर। बट लेकिन अब अभी आप अपने नाम से आई हो, अपने पद से आई हो, आप जो झंडा फहरा रहे हो, आप जो परचम लहरा रहे हो, उसमें आपके परिवार वालों को भी सबको धन्यवाद और बधाई, इसके साथ सारे गेसुआट परिवार को बधाई, और आपको बहुत ज्यादा बधाई, आशीर्वाद और प्यार। मीनाक्षी, आप हमेशा ही ऐसी देश की सेवा करें, आपके इरादे बहुत बुलंद रहें, आपकी ये जो फौलादी ताकत है, जिसको मैंने इरादे बोले थे कि फौलादी इरादे हैं आपके, आप उसे हमेशा बरकरार रखें और हम लोगों को भी इंस्पायर करते रहें। Honestly, ma'am, honestly, thank you so much for considering कि I belong to that league. I myself don't think that I am still in that league. Yet you deserve. Yet more to achieve. आज का सेशन पूरा डिजर्विंग है। इसको जब 2-3 बार लोग देखेंगे तो मुझे मालूम है कि हमने बहुत ही सहज रूप में बहुत सार वाली बातें आपसे सुनी और हम लोगों ने डिस्कस की। तो मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, गेसु संवाद की टीम को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म बनाए रखा, और मैं मॉडरेटर हूँ तो मैं गेसु संवाद की टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने ये टाइम निकाला और हम सबको इंस्पायर किया। ऐसे ही टाइम आप जब फिर भी कुछ समय के बाद हमें फिर जरूरत लगेगी तो हम आपको फिर बुलाना चाहेंगे और हम और दूसरे पहलू पर बात करना चाहेंगे। हमारी शुभकामनाएं, आप और तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें, और हमारा जो इंडिया का फ्लैग है वो फहराते हुए विंग कमांडर ऊंची उड़ान भरती रहे। बादल पे पाँव है, अब छूटा गांव है, अब तो चल पड़ी अपनी ऊंची उड़ान है। थैंक यू so much, ma'am. Thank you, Ajay sir. Thank you, Sanjay sir. Thank you, Loken sir. Thank you so much for considering, and I'm obliged. Honestly, I'm obliged. Thank you, everyone. Good night.